हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ा, बोला ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट देखा, ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन देखा। भाई ह्यूमन राइट किस तरीके से आए, भाई एकदम से नहीं आए, इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। हमने देखा वर्ल्ड वॉर हुए, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जर्मनी में क्या हुआ, डिक्टेटरशिप में आप देखेंगे हिटलर के क्या क्या हुआ, किस तरीके से वो सामने आए दोस्तों, ठीक है। ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट देखा, एवोल्यूशन देखा। दूसरी वीडियो में हमने ये देखा दोस्तों, इंडिया में ह्यूमन राइट्स को लेके क्या क्या प्रोविजन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कहां पे उसका हेडक्वार्टर है, कितने मेंबर होता है, कौन अपॉइंट करता है, कब ये एक्ट को लाया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी हमने बातें की दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट थोड़ा समझिए। देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है दोस्तों, ह्यूमन राइट आपने देखा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बात करती है ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया दोस्तों, ये भी तो बताना भाई कौन से हैं ह्यूमन राइट। ये थोड़ी बोल देंगे भाई ह्यूमन राइट है जी, भाई क्या ह्यूमन राइट है बताओ ना। तो आप एक देखेंगे, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट को ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं दोस्तों। इस डॉक्यूमेंट में 30 राइट्स डालेंगे दोस्तों। कितने राइट्स? 30 राइट्स डाल के, ठीक है। और 30 राइट्स 30 डिफरेंट आर्टिकल्स में डील करते हैं दोस्तों। कितने आर्टिकल्स हैं, आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में कितने राइट्स हैं? 30। कितने आर्टिकल्स हैं? 30। समझ रहे हैं वो क्या है। अब देखेंगे, अभी जब हम इन राइट्स को पढ़ेंगे, इन 30 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, आपको देखने में आप ऐसा लगेगा यार ये तो सेम हूबहू फंडामेंटल राइट्स है। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे मिलते जुलते, इवन पूरे पूरे मिलते जुलते ही आपको देखने को मिले ह्यूमन राइट्स। बिकॉज जो राइट्स है नहीं यार, राइट्स चाहे वो फंडामेंटल है चाहे ह्यूमन राइट्स, इंसान को राइट्स, इंसान की डिग्निटी बनाने के लिए, उसको उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए उसको राइट दिए जाते हैं, ठीक है जी। पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है? जब इक्वालिटी बनती है, ठीक है जी। जब उसके साथ जस्टिस होता है, तो जस्टिस इक्वालिटी कैसे होगा? जब उनके पास कुछ राइट्स होंगे, ठीक है जी। अब ह्यूमन राइट्स तो बना दिए भाई, ये लो जी ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बना दिए ह्यूमन राइट्स। नाउ हर एक मुल्क को अपने अपने देश में इन ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करवाना दोस्तों। कई फीचर हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है दोस्तों, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करेंगे हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दोस्तों। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज ए डॉक्यूमेंट। क्या है? डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ठीक है। That acts like global roadmap for freedom and equality, ठीक है। Protecting the rights of every individual everywhere, irrespective of religion, nationality, country, sex, gender, ठीक है। कुछ नहीं लेना देना, आपके पास ये इसीलिए है बिकॉज यू आर ह्यूमन। अब ह्यूमन वो लड़का है, वो लड़की है, ट्रांसजेंडर है, वो कोई भी हो सकता है। समझ रहे ना आप बात, सिंपल बात है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है। आगे चलेंगे। इट कंटेन्स 30 राइट्स। कितना राइट्स है दोस्तों? 30 राइट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम countries agreed on freedom and rights that deserve universal protection in order for the every individual to live their life freely, equally and dignity. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बोल रहा है, जब हमने इसको अडॉप्ट किया, ये पहली दफा ही ऐसा हुआ कि जब कंट्रीज मिलके सामने, भाई अपने अपने देश में तो सारे कर रहे थे। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया, ठीक है नहीं, मैग्ना कार्टा आ गया दोस्तों, ठीक है। देन आप देखेंगे यूएस में आपका वो बिल आ गया, इंडिपेंडेंस बिल आ गया दोस्तों। देन आप देखेंगे राइट ऑफ सिटीजन एंड मैन, फ्रांस में आ गया दोस्तों, अलग अलग इंडिविजुअल। बट यहां पे क्या हो रहा है? डिफरेंट कंट्रीज मिलके सामने हैं दोस्तों। कब? पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आप देखें सारे लोग मिलके सामने हैं दोस्तों। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय द न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि नया नया बना था ना वर्ल्ड वॉर के बाद। चलो जी, ऑन December 10, 1948, हमें पता है दोस्तों इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी कब मनाते हैं? 10 दिसंबर हर साल, ठीक है। और 1948 को पहली बार ये अडॉप्ट किया गया दोस्तों इन रिस्पॉन्स टू बार्बरस एक्ट्स। बार्बरस एक्ट किसने किए? वो हिटलर ने, ठीक है। चलो जी, आउटरेज द कॉन्शियंस ऑफ द मैनकाइंड, हिला के रख दिया दोस्तों मैनकाइंड को ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सामने है आपके, इसके आगे तारा बना लेना आप, वो है एलेनोर रूजवेल्ट। दोस्तों देखो, ह्यूमन राइट्स बनाने थे, ह्यूमन राइट बनाने के लिए कमेटी बनाई जाती है दोस्तों। कुछ भी चीज बनाने के लिए कमेटी बनती है, ये नहीं कि हाँ भी किसी ने बोल दिया हो गया, नहीं।
फंडामेंटल राइट्स को भी बनाने के लिए कमेटी बनाई गई दोस्तों, ठीक है जी, कोई कमीशन बनाई जाती है, ठीक है। अब यहां पे भी आप देखेंगे एक ऐसी कमीशन तैयार की गई। कमीशन में बोला भाई ड्राफ्ट करो ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, ड्राफ्ट करो किसको, ह्यूमन राइट्स को, और उसको बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी उनका नाम क्या है, एलिनोर रूजवेल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन थी आप देखेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी दोस्तों, उनकी पत्नी थी कौन, एलिनोर रूजवेल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। शी चेयर्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट ड्राफ्टिंग कमेटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे आगे। इट्स एडॉप्शन रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स टू बी द फाउंडेशन फॉर फ्रीडम, जस्टिस, पीस, ठीक है। इन सब चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए ह्यूमन राइट्स की बात दोस्तों ये की गई, इंपॉर्टेंट है ना। जल्दी से, वैसे तो आपको पता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ह्यूमन राइट्स के फीचर क्या है। भाई पहला फीचर है ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब होता है एवरीवेयर टू एवरीवन, एवरीवेयर एंड टू एवरीवन। भाई आप किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हैं, आप किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हैं, आप रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ये सभी के पास होने, ह्यूमन राइट्स सभी को होते हैं। By the virtue of being human, they have been given to you. Simple, ठीक है, यूनिवर्सल है। These are inalienable rights. Nobody can snatch these rights from you. समझे? Inalienable मतलब इसको कोई छीन नहीं सकता, ना तो इसको कोई स्टेट छीन सकती है, ना इसको कोई और इंडिविजुअल आपसे छीन सकता है। अगर किसी ने इसको छीनने की कोशिश की तो आप बोलेंगे आपके राइट्स में क्या होगी, वायलेशन होगी, और उस पर मुकदमा दोस्तों, उस अकॉर्डिंग जो भी लॉ होगा वो होगा। सिंपल। आगे, दे आर इनहेरेंट टू ईच पर्सन अवेलेबल सिंस बर्थ। बोल रहे इनहेरेंट है, इनहेरेंट मतलब एक बच्चा जन्म लेता है, वो इंसान है, तो जन्म लेते के साथ ही उसके ये राइट्स हो जाते हैं दोस्तों, जन्म लेते के साथ ही उसको ये राइट्स क्या है, मिल जाते हैं। ये ह्यूमन राइट्स का फीचर है दोस्तों। दे आर नॉट लॉस्ट इफ अ मैन इज नॉट फेमिलियर विद हिज राइट्स और इफ ही डज नॉट यूज हिज राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा अगर किसी बंदे को अपने राइट्स का पता भी नहीं ना, तभी भी उससे ये छीने नहीं जा सकते हैं, ये नहीं है कि तब उसको मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो सपोज एक बंदे को पुलिस उठा के लेके गई किसी केस में। अब उसको ये राइट है कि भाई इसको ह्यूमन राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है, हमारा ह्यूमन राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है, कि भाई इस बंदे को एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलना चाहिए, एक एडवोकेट मिलना चाहिए जो इसको बचाने की कोशिश करेगा। भाई करना तो चाहिए ना। अब बचाने की कोशिश नहीं करेगी, भाई पुलिस तो कहां किसी बंदे को उठा लेगी, जबरदस्ती मनवा देगी मार के, हाँ भाई तू ये गुनेगार, ये भी मान जाएगा बेचारा। तो बेगुनाही जो है प्रूव करने के लिए इसको एक लीगल प्रैक्टिशनर देना, ये ह्यूमन राइट्स है। भाई बिना मुकदमा चलाए इसके ऊपर इसको मार नहीं सकते आप, इसको सजा नहीं दे सकते। तो इसको बंदे को नहीं पता होगा, फिर भी आप देखेंगे स्टेट जो होगी, गवर्नमेंट जो होगी, इसको खुद ब खुद एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलेगा दोस्तों, लीगल प्रैक्टिशनर मिलेगा, याद रखेंगे। तो ये है वो बात। अगला, दे प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड पर्सनैलिटी फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बींग्स। भाई डिग्निटी बनती है ना, जब आपको राइट्स मिलते हैं तो डिग्निटी बनती नहीं है, आपकी इज्जत नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल यार, हर बंदे को वोटिंग का राइट है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है कि नहीं। अब मान लो पढ़े लिखों को वोटिंग राइट्स मिल जाए, और या फिर जो पैसे वाले हैं उनको मिल जाए, तो ये जो अनपढ़ बंदा है इसमें तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये बोलेगा यार हमें वोटिंग राइट नहीं है, यार हम गरीब बंदे हैं, हमें कोई वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है, एक बार ये फीलिंग आएगी। या फिर हम अनपढ़ बंदे हैं, इनको लगेगा हम इंसान ही नहीं है शायद, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बंदे की पर्सनैलिटी को डेवलप करवाती है दोस्तों, पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, और ये दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हमारे वो 30 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सारे के सारे आर्टिकल्स आपको याद करने की जरूरत है नहीं, इवन कि मेरे हिसाब से आपको कोई भी आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको ये एक पता होना चाहिए क्या ये ह्यूमन राइट है, क्या ये ह्यूमन राइट नहीं है, कम से कम, ठीक है जी। ये आपको बात कम से कम तो पता होनी चाहिए। द फॉलोइंग आर द 30 इंपॉर्टेंट राइट्स which have been mentioned in Universal Declaration of Human Rights। दोस्तों चलते हैं। आर्टिकल 1 क्या बोलता है दोस्तों? ये सिंपल सी बात है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience, should act towards one another in spirit of brotherhood। इन सब को छोड़ के आप इतनी सी बात याद कर लें,
ऑल आर बोर्न फ्री। सिंपल। पहला राइट ये बोलता है कि एक इंसान जब पैदा होता है ना तो भाई वो फ्री है। वो क्या है? फ्री है। ये आजाद है और ये आजाद ही रहना चाहिए दोस्तों। सिंपल सी ये बात बोल दी। सिंपल। दे आर एंडोर्ड विद रीजन एंड कॉन्शियस। भाई इनको सही गलत का पता है, रीजन है इसके पास, दिमाग है, ये इसने बोल दिया। और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड पे ये बात होनी चाहिए। सिंपल। आर्टिकल 1 बोलता है एवरीवन इज बोर्न फ्री। आपको ये पूछ सकता है विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स एवरीवन इज बोर्न फ्री? आर्टिकल 1। हर बंदा आजादी के साथ आजाद होता है दोस्तों, जन्म के साथ ही आजाद होता है। ठीक है। दूसरा आर्टिकल 2 क्या बोलता है? Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration। बोल रहा है ये जो डिक्लेरेशन हमने बनाई है, ये जो 30 राइट्स हमने बनाए हैं, सभी को ये राइट्स 30 के 30 राइट्स मिलने चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसमें, जैसे कि रेस, बंदे का कलर, बंदे का सेक्स, उसकी लैंग्वेज, उसका रिलीजन, उसका पॉलिटिकल ओपिनियन। ठीक है। मान लो जी गवर्नमेंट कोई रूल कर रही है और ये दूसरा बंदा इसको लाइक नहीं करता और क्रिटिसाइज करता है, इनके अगेंस्ट ओपिनियन रखता है, तो उसको भी ये राइट मिलना है। ठीक है। नेशनल, सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटसेस, सभी चीजों, सभी एलिजिबिलिटीज को छोड़ के, स्टेटसेस को छोड़ के दोस्तों क्या करना है? इनको ये 30 राइट्स देने हैं। आर्टिकल 1 बोलता है एवरीवन इज बोर्न फ्री। दूसरा बोलता है इन सभी जो बोर्न फ्री बंदे हैं इनको ये 30 के 30 राइट्स मिलने चाहिए। राइट्स मिलने चाहिए और कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी। चलो जी देखो क्या बोलता है। फर्दर मोर नो डिस्टिंक्शन शॉल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल यूरिसडिक्शन, इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ द कंट्री, टेरिटरी टू विच ए पर्सन बिलोंग। पर ये भी नहीं है कि हाँ भी इस कंट्री को बिलोंग करता है तो वहीं पे ये सारी चीजें हो। कहीं भी ह्यूमन राइट्स तो मिलने ही मिलने हैं इसको। ठीक है जी। आर्टिकल 3 क्या बोलता है दोस्तों? एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन दोस्तों, यानी कि राइट टू लिव, राइट टू लाइफ। एक इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार है। ठीक है। सिंपल। इसकी जिंदगी कोई भी ना छीने, जिंदगी जीने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है। आर्टिकल 3 बोलता है दोस्तों। आगे आर्टिकल 4 नो वन शॉल बी हेल्ड इन स्लेवरी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 इंपॉर्टेंट है। पहले 2 भी इंपॉर्टेंट है, अभी चौथा इंपॉर्टेंट है। नो वन शॉल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड शॉल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स। इंडियन फंडामेंटल भी राइट अगर आप देखेंगे ना, फंडामेंटल राइट भी अगर आप देखेंगे, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 में आप देखेंगे स्लेवरी बैन है। समझ रहे हैं? स्लेवरी बैन। यहां पे भी आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स में भी स्लेवरी बैन है। भाई स्लेवरी नहीं हो सकती। अगर एक बंदा बॉर्न फ्री है तो आप उसको गुलाम नहीं बना सकते। आज वो काम नहीं होगा बिकॉज हिस्ट्री में ये सारी चीजें हुई हैं, आगे नहीं होगा दोस्तों। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? नो वन शॉल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बंदे ने कोई क्राइम कर दिया, सपोज कोई क्राइम कर दिया। ठीक है। क्राइम करने के बाद में इस बंदे को जेल में ले जाया गया, जेल में ले जाया गया। अब इसको क्या होगी? सजा होगी दोस्तों। अब इसको सजा होगी है तो यहां पे इसके साथ कोई इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंसान है, बेशक क्रिमिनल है लेकिन इंसान भी है, ये कोई ना भूले। ये इंसान है, इसके साथ इंसानी बर्ताव करना जरूरी है। ये राइट्स बोलते हैं, आर्टिकल 5 बोलता है। ठीक है जी। कोई भी बंदे को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, पनिशमेंट भी होगा। और दोस्तों ये यहां तक तो ये भी बोलता है कि आपकी जो डेथ पेनल्टी है वो भी नहीं होनी चाहिए। इंसान की जिंदगी खत्म करने का अधिकार आपको नहीं है। ठीक है। मे बी इसने किसी को मारा है, इसने किसी की जिंदगी खत्म की है, लेकिन आपके पास वो अधिकार नहीं है बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग। आर्टिकल 5 ने बोला क्रूअल, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं आप देंगे किसी को। ठीक है जी। आर्टिकल 6 एवरीवन हैज द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए वी आर इंडियंस। ठीक है जी। इंडियंस भाई, हम जब इंडियन फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम, कोई भी मसला हो गया, इंडियन लॉ के हिसाब से हमें ट्रीट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। सपोज
मान लो मैं अपनी बात कर लूं, इफ आई ट्रेवल टू दुबई या इफ आई ट्रेवल टू सऊदी अरेबिया या कहीं और किसी मुल्क में चले जाते हैं, अब मैं तो उनका सिटीजन नहीं हूं, बोल रहा है वो बंदा जो आपका सिटीजन नहीं भी है ना, उसको भी आपने उसी लॉ के साथ ट्रीट करना है जो आप बाकी लोगों को ट्रीट कर रहे हो। वही बोल रहा है एवरीवन हैज द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। भाई वो भी इंसान है, एज ए पर्सन ही ट्रीट आपको करना उसको, ठीक है जी। एवरीवेयर आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए पर्सन और उस हिसाब से उसके साथ डील करेंगे। आर्टिकल 7, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ठीक है जी, आर एंटाइटल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 दोनों, ठीक है, यही बात बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर बंदा कानून की नजर में इक्वल होना चाहिए, अमीर गरीब, अनपढ़ पढ़ा लिखा, लड़का लड़की, ठीक है, और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल लॉ के अंडर उसको जज किया जाए दोस्तों, ठीक है। पनिशमेंट भी दी जाएगी तो इक्वली दी जाएगी दोस्तों, ठीक है, हर चीज की बात चलती है। क्या बोलता है, ऑल आर एंटाइटल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन वायलेशन ऑफ दिस डिक्लेरेशन अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट टू सच डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, हो गया दोस्तों। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8, ठीक है जी, बोलता है everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunal for acts violating fundamental rights granted him by the constitution or by law। देखो फॉर एग्जांपल, हर एक देश जो होता है, हर एक देश जो होता है, हर एक देश में अपना लॉ होता है दोस्तों, लॉ होता है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो हमारे पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, ठीक है। वो बोल रहा है जो भी अगर बंदा कोई ऐसा काम कर देगा, ठीक है जी, उसको इफेक्टिव रेमेडी मिलनी है, पूरा देख सुन के ही बात होगी। बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्राइब्यूनल्स, मतलब ये जो कोर्ट्स है ना, जो आपकी जुडिशरी है, भाई किसी ने कोई काम कर दिया है, देन आपको उसको जुडिशरी में लेके जाना है, आपको उसको कोर्ट में लेके जाना है। कोर्ट ये बात डिसाइड करेगी लॉ के अकॉर्डिंग कि इस बंदे ने ये काम किया कि नहीं किया, और किया तो इसको क्या सजा देनी है। ये नहीं है कि आपका दिल कर दिया, पुलिस ने उठा दिया तो अपने हिसाब से इसको पनिशमेंट दे दें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल चलिए, हमारे देश में मान लो जी किसी बंदे ने कोई रेप कर दिया, अब जब इस बंदे ने रेप कर दिया, पूरा मीडिया, पूरी इंडिया जो है इस पे थू थू कर रही है और साइन बोर्ड्स लेके बोल रही है जिसको फांसी दे दो, फांसी दे दो। अभी प्रूफ नहीं हुआ, अभी प्रूफ नहीं हुआ। जब उसको प्रूफ ही नहीं हुआ और प्रूफ होगा, जो सजा बनेगी वही सजा मिलेगी, समझ रहे मेरी बात, वो लॉ के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। आर्टिकल 8 बोलता है दोस्तों, ऐसे नहीं, ठीक है जी। चलो जी, आर्टिकल 9, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। आर्बिट्ररी अरेस्ट, यहां पे देखें दोस्तों, आर्बिट्ररी अरेस्ट का मतलब ये है, आप जब किसी एक बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं, भाई वैलिड रीजन पे ही करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे डिटेन कर रहे हैं किसी को, वो भी वैलिड रीजन पे करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 20 ये बोलता है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्विक्शन, और इसके बाद में आर्टिकल अगर आप देखेंगे 22 जो है वो आपको बोलता है प्रोटेक्शन इन मैटर्स ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। वहां पे भी ये बात बोला है, आर्बिट्ररी नहीं कर सकते आप, कोई ना कोई वैलिड रीजन होगा, ठीक है जी। और उसको भी डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट करेगा दोस्तों। एवरीवन इज एंटाइटल इन फुल इक्वालिटी टू ए फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शल ट्राइब्यूनल इन डिटर्मिनेशन ऑफ हिज राइट्स ऑब्लिगेशन ऑफ एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। कोई, ठीक है, आर्बिट्ररी टेंशन नहीं हो सकता। अगर उसने कोई काम किया तभी उसको उठाया जाएगा और इसको पूरा का पूरा प्रॉपर मौका दिया जाएगा कि ये लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा डिफेंड किया जाए और जो इसके अगेंस्ट चार्ज लगे हैं वो, ठीक है। दोनों तरफ से बैटल होगी दोस्तों। एक पक्ष जो है इसको गिल्टी प्रूफ करने की कोशिश में करेगा, दूसरा पक्ष जो है दोस्तों इसको इनोसेंट बनाने की कोशिश करता है। ये जरूरी है दोस्तों, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, आप समझे मेरी बात। ऐसा नहीं ना होगा तो सब चीजें खत्म है। फॉर एग्जांपल किसी को भी पुलिस उठा के लेके जाएगी और किसी को भी मनवा देगी जबरदस्ती, समझ रहे। तो ये जो मैकेनिज्म है ना पूरा, कि केस चलता है, पूरे पूरे सबूत आते हैं, देन कोर्ट डिसाइड करता है चीजों को, ठीक है। अदरवाइज डिसाइड करना और डिसाइड कर मीडिया डिसाइड कर देगी 2 मिनट में, 2 मिनट में मीडिया डिसाइड कर देगी, हाँ भाई कैमरा देखो जी इस चेहरे को, ये बंदा ही है जिसने ये काम किया है, ठीक है। और लोग बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, ठीक है जी। शक्ल मासूम होगी तो लोग बोलेंगे नहीं किया होगा, शक्ल खूंखार होगी मेरे जैसी तो बोलेंगे किया है, इसी ने किया, समझ रहे। तो इसलिए ये जरूरी है। आर्टिकल 11, एवरीवन चार्ज्ड विद ए पीनल ऑफेंस। मान लो जी किसी ने अगर कोई काम कर दिया, कोई क्राइम कर दिया जो इस पे चार्ज लगाया गया है, हैज द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट
until proved guilty according to law in public trial in which he has had all guarantees necessary for the defense. Very important. जब तक आर्टिकल 11 बोलता है इनका, जब तक ये बात प्रूफ ना हो जाए, ये बात प्रूफ ना हो जाए कि इस बंदे ने ये काम किया है, तब तक के लिए ये माना जाएगा ये बंदा इनोसेंट है। ठीक है जी। ना तो उसकी इज्जत के अगेंस्ट कोई बोलना चाहिए, ना उसको कोई एज सच पनिशमेंट, कोई उसको ट्रीटमेंट ऐसा मिलना चाहिए, बिकॉज अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, ह्यूमन राइट्स है दोस्तों, ह्यूमन राइट है। और इससे पहले ही अगर कोई करता है तो इस बंदे का ह्यूमन राइट तो एबॉलिश होगा। क्यों? इसका नाम बदनाम बाद में पता लगा यार इसने तो किया ही नहीं, इसने तो किया ही नहीं, और लोगों ने इतनी बदनामी कर दी इस बेचारे की। अक्सर होता है ये। ठीक है, तो वो ये बोलता है, नो वन शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी पीनल ऑफेंस ऑन द काउंट ऑफ एनी एक्ट ओमिशन विच डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पीनल ऑफेंस अंडर नेशनल इंटरनेशनल लॉ। किसी बंदे को गिल्टी नहीं माना जाएगा अगर उस लॉ के हिसाब से वो नहीं चला। आपके हिसाब से नहीं चलेगा, उस लॉ के हिसाब से चलना चाहिए जो लॉ बनाया गया है। अगर उस अकॉर्डिंग उसने कोई काम किया है तभी वो गिल्टी माना जाएगा, वो भी प्रूफ होने के बाद में दोस्तों। ठीक है जी। इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल रहा है, नॉर शैल ए हैवियर पेनल्टी बी इम्पोज्ड देन द वन दैट वाज एप्लीकेबल एट द टाइम पीनल ऑफेंस वाज कमिटेड। बोल रहा है जितनी सजा उसकी बनती है ना, जब सजा भी अगर देनी है, मान लो जी पता लग गया भाई इसने कोई काम किया है, कोई इसने किसी को मारा है, तो उसको जब सजा देनी है ना, सजा जब उसको देनी है ना, आर्टिकल 20 भी यही बोलता है, कॉन्विक्शन इन मैटर्स ऑफ कॉन्विक्शन। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलता है, नो डुअल जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब एक से ज्यादा दफा सजा नहीं दे सकते यार आप उसको। ठीक है, तो ये बात आर्टिकल 11 बोलता है ह्यूमन राइट्स का। आर्टिकल 12, no one shall be subjected to arbitrary interference with privacy, right to privacy। ठीक है जी। जरूरत पड़ने पे, चलो जरूरत भी है करने पे, गवर्नमेंट को प्राइवेसी में भी इंटरफेयर करना पड़ता है, बट क्या बोलता है, आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस नहीं है, मन माने चाहे से, किसी का दिल कर रहा है इंटरफेयर कर दिया, नहीं, किसी की फैमिली में, किसी के होम में और कॉरेस्पॉन्डेंस, नॉर टू अटैक अपॉन हिज ऑनर। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आर्टिकल 12 प्राइवेसी की बात करता है, दूसरा आर्टिकल ये ऑनर की बात करता है। भाई किसी की बदनामी, किसी को डिफेम नहीं करना है, क्योंकि इंसान की एक इज्जत की भी कीमत है। ठीक है, एक इंसान इंसान तभी है जब तक उसकी इज्जत है। ठीक है जी। चलो जी, अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। ठीक है, एवरीवन हैज द राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक। इसके पास राइट है इसका। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमारे आर्टिकल 19 में दिया गया फंडामेंटल राइट 19, राइट टू फ्रीडम। क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस विद इन द बॉर्डर ऑफ ईच स्टेट। एवरीवन हैज द राइट टू लीव एनी कंट्री इंक्लूडिंग हिज ओन टू रिटर्न होम। यानी कि इंटरनल मूवमेंट, एक्सटर्नल मूवमेंट। इंडियन सिटीजन इंडियन स्टेट्स में भी घूम सकता है भाई, कोई प्रतिबंध नहीं है उस पर। ठीक है, और ये क्रॉस कंट्री भी घूम सकता है भाई। यूएस जाना चाहता तो इसको कोई रोके ना। ठीक है, क्योंकि ये जाना चाहता है तो इसको वैलिड रीजन देखा जाए, मैं प्रॉपर जाना चाहता है, जाने दिया जाए। समझ गए। चलो दोस्तों आगे, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, एवरीवन हैज द राइट टू सीक और टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 14 बात करता है असाइलम की। दोस्तों असाइलम का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में, सपोज नागालैंड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पे, या मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोगों जो एक दूसरे को मार रहे हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को मार रही है, सपोज ऐसा हो। ठीक है जी। अब ये बंदा परसिक्यूट किया जा रहा है, सताया जा रहा है अपने इस एरिया में। अब ये यहां से भाग के सपोज पास वाली कंट्री म्यांमार में चला जाए, पास वाली कंट्री में म्यांमार में चला जाए, तो म्यांमार का ये फर्ज बनता है इन अकॉर्डेंस विद ह्यूमन राइट्स इसको असाइलम दे। असाइलम का मतलब होता है शरण देनी किसी को। ठीक है जी, किसी को घर, थोड़ी टाइम के लिए घर देना। समझ रहे हैं, जो बंदे बाहर से आए हुए हैं। ठीक, समझ रहे मेरी बात आप, असाइलम देना दोस्तों। ठीक है, तो असाइलम देगा परसिक्यूशन से बचने के लिए दोस्तों। द राइट may not be invoked in case of persecution genuinely arising from non-political crimes and from acts contrary to the purpose and principles of United Nations। छोड़ दें आप, असाइलम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 15,
एवरीवन हैज द राइट टू ए नेशनैलिटी, भाई किसी ना किसी नेशन का बंदा तो है वो, उसकी नेशनैलिटी कोई ना कोई होनी चाहिए भाई, हम इंडियंस हैं, ठीक है जी। चलो जी, नो वन शैल बी आर्बिट्ररीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी और डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। बोलता देखो, किसी से भी जबरदस्ती आर्बिट्ररी तरीके से किसी की नेशनैलिटी छीनी नहीं जा सकती। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको 5 तरीके बताता है, ठीक है, जिससे आप सिटीजनशिप ले सकते हो। 3 तरीके बताता है जिस तरीके से सिटीजनशिप जा सकती है दोस्तों। पर गवर्नमेंट कभी भी ऐसा ना करे कि भाई खाम मन चाहे तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते इनकी सिटीजनशिप छीने, ऐसा नहीं, ठीक है जी। दूसरा, अगर ये बंदा अपनी सिटीजनशिप चेंज करना चाहता है, फॉर एग्जांपल एक इंडियन सिटीजन कैनेडियन सिटीजन बनना चाहता है इंडिया छोड़ के, तो भी उसको रोका ना जाए। ये भी क्या है, उसका ह्यूमन राइट है भाई, ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, समझ गए। चलो आगे, आर्टिकल 16 क्या बोलता है दोस्तों? मेन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड फाउंड ए फैमिली। यहां पे मैरिज का राइट है दोस्तों, ठीक है। बोल रहे एक बंदा जो कि केपेबल है, जिसकी उम्र भी है, ठीक है, वो अपने हिसाब से शादी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, और शादी के साथ साथ अपनी एक फैमिली भी बसा सकता है दोस्तों। मैरिज शैल बी एंटर्ड इनटू ओनली विद फ्री एंड फुल कंसेंट ऑफ इंटेंडिंग स्पाउसेस, मतलब सहमति तो होनी चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती किसी से शादी करके बैठ गया हुआ है, ऐसा नहीं होगा। द फैमिली इज द नेचुरल फंडामेंटल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन बाय सोसाइटी एंड स्टेट। इसको बचाने की भी जरूरत है दोस्तों। आर्टिकल 17 एवरीवन हैज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, हमारे पास भी है दोस्तों, ठीक है। पहले फंडामेंटल राइट होता था, आज फंडामेंटल राइट नहीं है इंडिया का, बट लीगल राइट तो है, ठीक है। प्रॉपर्टी को वो क्या करे भाई, ओन कर सकता है, ठीक है, अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद, जॉइंटली भी और अकेला भी। नो वन शैल बी आर्बिट्ररली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी कोई भी ना छीने, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या बोलता है दोस्तों? एवरीवन हैज द राइट ऑफ थॉट, कंशियंस, रिलीजन एंड दिस इंक्लूड्स फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन। आर्टिकल 25 रिलीजन की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट है दोस्तों। वहां पे भी बोलते हैं भाई बंदा अपनी पसंद से अपना धर्म जो है वो चुन सकता है, और बिलीफ और फ्रीडम ईदर अलोन इन द कम्युनिटी विद अदर्स और इन पब्लिक और प्राइवेट टू मैनिफेस्ट हिज रिलीजन, बिलीफ इन टीचिंग, प्रैक्टिस, वर्शिप, ऑब्जर्वेंस, कुछ भी करे यार, वो प्रैक्टिस करे, बिलीव करे, उसके पास आजादी है। 2 बातें बोल रहा हूं दोस्तों, एक तो फ्रीडम ऑफ थॉट यानी कि एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट, ओपिनियन, अपना ओपिनियन रख सकता है, अपना ओपिनियन शेयर भी कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 है फ्रीडम, और यहां पे आप देखेंगे कौन सा है, आर्टिकल 18 है दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों, आर्टिकल 19 क्या बोलता है? Everyone has the right to freedom of opinion expression. The right include freedom to hold opinion without interference, seek, receive, impart information, ideas through any media regardless of frontiers दोस्तों, ठीक है जी। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये है, गवर्नमेंट के काम क्या कर रही है, गवर्नमेंट हमारा पैसा कहां जा रहा है, ये भी जानने का अधिकार है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार है दोस्तों, सिंपल सी बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है दोस्तों। आर्टिकल 20 everyone has the right to freedom of peaceful assembly, association and no one may be compelled to belong to an association। आप यही याद रख लें बस, पीसफुल असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 19 में पीसफुल असेंबली का राइट दिया गया दोस्तों, फंडामेंटल राइट है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे भी ये बोलता है, वहां पे 19 में है, यहां पे 20 में है दोस्तों। एसोसिएशन भी वहीं पे 19 में भी है दोस्तों। 6 तरीके की फ्रीडम्स आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम आपको देता है दोस्तों, ठीक है जी। पॉलिटी भी अगर टाइम लगेगा तो देखेंगे, आपको पढ़ाएंगे कभी। आर्टिकल 21 दोस्तों क्या बोलता है? एवरीवन हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। भाई जो गवर्नमेंट बन रही है ना, आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, देखें इधर, जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है उसमें भाई हर बंदे की, आप कह सकते हैं बंदा शामिल होना चाहिए उसमें, बंदा क्या हो, शामिल हो। कैसे होगा शामिल दोस्तों? वोटिंग राइट्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी जाती है भाई, लोग ही चुनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लोग ही चुनते हैं, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपलिटी, पंचायत भाई लोग ही तो चुनते हैं। तो ये ह्यूमन राइट भी है भाई, ह्यूमन राइट है भाई, मेरी गवर्नमेंट मुझ पर रूल करेगी, मैं ही तो चुनना चाहिए उसको, समझ रहे हैं। चलो जी, डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली भी चुन सकते हैं, इनडायरेक्टली भी
हो सकता है दोस्तों। एवरीवन हैज द राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज इन हिज कंट्री। पब्लिक सर्विसेज मतलब सरकार द्वारा दी जा रही जो सर्विसेज हैं वो भी सबको मिलनी चाहिए दोस्तों। द विल ऑफ द पीपल शैल बी द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि क्या भाई, लोग जिसको चुनेंगे वो ही गवर्नमेंट बनाएगा, उसी को बोलते हैं विल ऑफ द पीपल चलेगी। अच्छा, दिस विल शैल बी एक्सप्रेस इन पीरियोडिक एंड जेन्युइन इलेक्शंस। पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम इलेक्शंस होंगे, ये नहीं कि एक बार चुन लिया फिर वही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। 5-5 साल में इलेक्शंस होते हैं। विच शैल बी बाय यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज एंड शैल हेल्ड बाय सीक्रेट वोट और इक्विवेलेंट फ्री वोटिंग प्रोसीजर्स, मतलब वोटिंग मशीन हो आपकी या बैलेट पेपर हो, कुछ भी हो, तो ये इक्वल सफरेज होना चाहिए। इक्वल सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स जो है ना, वोट का जो वैल्यू है वो भी इक्वल हो, ठीक है। चलो जी, आर्टिकल 22 दोस्तों क्या बोलता है? एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी entitled to realization through national effort, international cooperation in accordance with organization resources of each state of the economic, social, cultural rights indispensable for his dignity and free development of his personality। ठीक है जी, सोशल सिक्योरिटी छोड़ो, रहने दो इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 23 दोस्तों, एवरीवन हैज द राइट टू वर्क। इंपॉर्टेंट तारा बनाओ, एवरीवन हैज द राइट टू वर्क। हर बंदे के पास काम करने का अधिकार है, और काम भी कैसा, जो इसका दिल को अच्छा लगे। भाई ये बंदा पढ़ा अच्छा सकता है तो टीचर बनेगा, ये बंदे को साइंस अच्छी आती है इंजीनियर बनेगा, ये बंदे को बायोमेडिकल अच्छी आती है डॉक्टर बने, भाई कुछ भी करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है जी। अ फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू जस्ट फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। भाई ये जो कंडीशन ऑफ वर्क्स भी है ना, वो भी जस्ट होने चाहिए। जस्ट मतलब कि भाई ये नहीं हो कि इसकी जान ही ले ले कोई, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए 8 घंटे की नौकरी करनी है, एक लेबर है फॉर एग्जांपल के लिए, इट डजंट मीन कि 8 घंटे की इसको नौकरी करनी है तो इसको पानी तक भी पीना न दिए जाए, बीच में खाना खाने की रेस्ट भी न दिए जाए, तो वो जस्ट कंडीशंस नहीं होंगी, ठीक है जी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट का काम है अनएम्प्लॉयमेंट कम करे। Everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन याद है आपको, हमने पढ़ा, ठीक है। चलो जी, जेंडर इक्वल वर्क इक्वल पे दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, एवरीवन हु वर्क हैज द राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल रेम्यूनरेशन इंश्योरिंग फॉर हिमसेल्फ, हिज फैमिली एंड एग्जिस्टेंस वर्दी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, सप्लीमेंटेड इफ नेसेसरी बाय द मीन्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। ठीक ठाक उसको मतलब पैसे मिलने चाहिए, गुजर बसर उसका हो। ये काम किसको करने हैं? इंश्योर कौन करेगा? स्टेट करेगी, गवर्नमेंट करेगी एक देश की, ठीक है। एवरीवन हैज द राइट टू फॉर्म जॉइंट ट्रेड यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 24, राइट ऑफ रेस्ट एंड लीजर। रेस्ट मतलब फ्री टाइम। फ्री टाइम में आपको एटलीस्ट रेस्ट मिलनी चाहिए। रेस्ट मिलनी चाहिए मतलब ये, आप स्कूल में जाते हैं, तो आपका इंटरवल होता है, रिसेस होती है, रेस्ट। लेबर हमारे घर पे काम करती है दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे दोपहर को पहले चाय का भी उनका रेस्ट होता है, चाय पीने के लिए रेस्ट होता है, दोपहर में खाना खाने के लिए रेस्ट होता है कि नहीं? ये थोड़ी जान थोड़ी लेनी है इसकी। इंक्लूडिंग रीजनेबल लिमिटेशन वर्किंग आवर भी लिमिट में ही होने चाहिए दोस्तों। पीरियोडिक हॉलीडेज भी होने चाहिए और उसके पैसे भी मिले, ये नहीं कि उसके पैसे काट लें। पीरियोडिक हॉलीडे फॉर एग्जाम्पल के लिए यूजुअल आप देखेंगे संडे को मतलब नॉर्मल छुट्टी आपकी रहती है, ठीक है, वही है यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, वहीं अगर आप देखेंगे लेबर जो है, हमारी लेबर कमीशन जो है इंडिया में, आप देखेंगे जितनी भी दुकानें होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, उनका एक फॉर्म बना होता है, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उसमें आप देखेंगे एक दिन की छुट्टी भी लिखाई होती है कि भाई छुट्टी देनी है आपको अपने एम्प्लॉयज को। तो ये भी एक ह्यूमन राइट है, ठीक है। हर बंदे को रेस्ट करने का भी तो अधिकार है। आर्टिकल 25, एवरीवन हैज द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट फॉर द हेल्थ, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलता है ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड हो जिससे हेल्थ बेनिफिट्स ठीक रहे, हमारे हेल्थ ठीक रहे, वेल बीइंग ऑफ हिमसेल्फ हो एंड ऑफ हिज फैमिली इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउस, medical care, necessary social services, right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood and old age or lack of livelihood in circumstances beyond his control। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफरेंट फीचर्स आपको इसके देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 25 के देखो क्या बोलते हैं, बोल रहे जी पहली बात तो ये लोगों को काम जाम जो है वो गवर्नमेंट का कराने का जरूरत है, ठीक है जी। दूसरा बोल रहा है अगर काम किसी को ना मिले
काम किसी को ना मिले, डिफरेंट रीजन। मान लो ये बंदा बूढ़ा है तो इसको पेंशन वेंशन लगनी चाहिए, ये बंदा डिसेबल है इसको भी कुछ गुजर बसर के लिए इसकी पेंशन लगनी चाहिए। और आप देखेंगे गवर्नमेंट करती है, ओल्ड एज पेंशन चला रही है गवर्नमेंट, डिसेबल को पेंशन चलाती है गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये हो दोस्तों, इसके साथ में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। कैसे बढ़ेगा भाई? अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड उनको मिले, ठीक है, अच्छा क्लोथिंग उनको मिले, अच्छा रहने का घर उनको मिले। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे स्लम एरियाज है उनको हटा के वहां पे फ्लैट्स बनाए जाए, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिए जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये क्या करती है? लैंडलेस लोग जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना अफोर्डेबल प्राइसेस पे, समझ रहे? चलो दोस्तों, आर्टिकल 26, एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन। हमारे भी यहाँ पे दोस्तों फंडामेंटल राइट है दोस्तों, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। आर्टिकल 21 कैपिटल है, एलिमेंट्री एजुकेशन वो बोलता है। यहां पे भी ये बोलता है ह्यूमन राइट्स के भाई हर बंदे को पढ़ने का अधिकार है। भाई गवर्नमेंट तुम ऐसे बंदोबस्त करो कि ये बंदा पढ़े, ठीक है, और गवर्नमेंट करती है। एजुकेशन शैल बी फ्री, फ्री होना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो टैक्स भी लग जाता है। एट लीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। तो गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री स्कूल्स बनाए हुए हैं दोस्तों, एलिमेंट्री भी है, हाई स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी हैं, जहां पे एजुकेशन आप देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। थोड़े बहुत पैसे होते हैं, आपके प्रोसीजर है एडमिशन का। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ही है। एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपल्सरी, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन shall be made journal available, and higher education shall be equally accessible to all in the basis of merit। पहले तो एलिमेंट्री एजुकेशन तक तो फ्री करो, उसके बाद की एजुकेशन अवेलेबल होनी चाहिए लोगों के पास, ठीक है। चलो दोस्तों, एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथनिंग और रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम। दोस्तों बोल रहा है जी कैसे होनी चाहिए, कैसी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए कि इंसान की डेवलपमेंट हो। ये ना होकर बेचारा ग्रेजुएशन करके निकलता है और देखता है यार क्या हुआ, ना कोई नौकरी लगी, ना कुछ हुआ, ना कोई पैसे बन रहे, बेचारा घूम रहा अनएम्प्लॉयड, ठीक है जी। पेरेंट्स हैव ए प्रायर राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट शैल बी गिवन टू चिल्ड्रन। दोस्तों अगला दोस्तों, आर्टिकल 27, एवरीवन हैज द राइट freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, to share in scientific investment in benefits, not so important। सभी के पास ये भी राइट है कि अपनी कल्चरल लाइफ में इन्वॉल्व हो, भाई कोई भी इसमें इंटरफेयर ना करे यार। एवरीवन हैज द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द मॉरल एंड मटीरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी साइंटिफिक लिटरेरी आर्टिस्टिक प्रोडक्शन विच ही इज द ऑथर। जो भी चीजें बने दोस्तों तो कहीं ना कहीं मोरालिटी वो भी याद रखें दोस्तों, ये बोल रहे हैं, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आर्टिकल 28, everyone is entitled to social and international order in which rights and freedom set forth in declaration can be fully realized। दोस्तों देखो बोल रहा है हर बंदे के पास ये एक राइट है कि एक ऐसा सोशल इंटरनेशनल ऑर्डर बने कि जिसमें ये जितने भी राइट्स हैं उसको मिल सकें। कौन बनाएगा दोस्तों? गवर्नमेंट बनाएगी, पूरी की पूरी दुनिया मिलके दुनिया की गवर्नमेंट बनाएगी दोस्तों, ठीक है जी। चलो दोस्तों आगे देखेंगे। आर्टिकल 29, everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. In exercise of his right and freedom, everyone shall be subject to such limitation are determined by the law solely for the purpose of securing due recognition, respect for other, freedom of others, of meeting just requirements of morality, public order, general welfare in a democratic society। देखो क्या बोलता है, पर वैसे तो ये सारे के सारे राइट्स एक बंदे को मिलने चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, सब कुछ, बट यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। आप इसके अलावा मत लगाए। वो रिस्ट्रिक्शंस भी क्यों लगेंगी? ये पॉजिटिव आपके रिस्ट्रिक्शंस है ताकि बाकी लोगों की फ्रीडम्स भी इंश्योर हो दोस्तों। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये है, मेरे पास लिबर्टी है दोस्तों, लिबर्टी, ठीक है जी, लिबर्टी है, प्राइवेसी है। लिबर्टी मेरे पास ये है कि भाई मैं डीजे बजाना चाहता हूं, ये मैं अपने पसंद का कुछ खाना चाहता हूं, तो जब तक वो जो मेरी जो पसंद है किसी और को परेशान ना करे तब तक वो मेरी है, पर्सनल दोस्तों। जब करना स्टार्ट करेगी वो किसी और के राइट में घुस जाएगी दोस्तों, किसी और का राइट को डिस्टर्ब करेगी, देन यहां पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी। बस यही होनी चाहिए, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है जी। आर्टिकल 30 लास्ट में आपको क्या बोलता है दोस्तों? देखो, नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन मे बी इंटरप्रेटेड एज इंप्लाइंग फॉर एनी स्टेट, ग्रुप और पर्सन
any right to engage in any activity, to perform any act aimed at destruction of any right, freedom set forth here. मतलब ये है, इन राइट्स को कोई भी बंदा डिस्ट्रॉय ना करे, कोई भी गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय ना करे, कोई भी स्टेट डिस्ट्रॉय ना करे, और ये राइट सबको मिलने चाहिए दोस्तों। ठीक है जी, ये आपके आर्टिकल 30 के 30 हमने आर्टिकल्स पढ़े, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा बोला है कि नहीं बोला है। राइट एज सच आप इंपॉर्टेंट कुछ याद कर सकते हैं। फिर भी मैं सोचूंगा ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा बाद में, जिसमें हम कुछ और, मैं कोशिश करूंगा और इसको सिंप्लीफाइड करूं दोस्तों। ठीक है, बट पहले हम बाकी का सिलेबस पढ़ लेंगे, साथ साथ में आप पढ़ते रहे। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।